हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो अभी जो है करेंटली हमारा चैप्टर चल रहा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जिसकी लेक्चर 1 जो है कल हो चुकी है ऑलरेडी, और आज जो है लेक्चर 2 है, जिसके दौरान हम आगे जो है जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो है इसका जो है बेसिक बातें जो है कल की क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जो फोटोसिंथेसिस होती क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस होती है, और प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होता है, सिंथेसिस यहाँ पे सिंथेसिस होती है फूड का थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। और क्यों फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है ये भी मैंने आपको 2 पॉइंट पे बताया था, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स होता है सारे फूड का ऑन अर्थ पे, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलके लाइट की प्रेजेंस पे ये जो भी फूड होता है, जैसे कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो, उसके बाद वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है यहाँ से रिलीज होता है। उसके बाद सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है इसके ऊपर बात हुई थी। सबसे पहले वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट की बात हुई थी, जिसके अंदर वेरीगेटेड लीफ ली गई थी, जिसको कवर कर दिया गया था ब्लैक कलर की पेपर से, जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचने की वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं हो पाया, ग्लूकोज नहीं हुआ, स्टार्च नहीं हुआ। तो वहाँ पे आयोडीन टेस्ट जो था वो नेगेटिव आया था। और जो एक्सपोज लीफ था वहाँ पे सनलाइट प्रेजेंस होने की वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, जिसकी वजह से ग्लूकोज बना और फिर स्टार्च वगैरह बना। तो आयोडीन की टेस्ट वहाँ पे पॉजिटिव आई। फिर कंक्लूजन मैंने आपको बताया था कि सनलाइट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट था। उसके बाद मोल्स की हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो उसकी जो कॉटन उसको सोक किया गया था उसके अंदर, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मेन काम था कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो थी वो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में कही गई थी। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा कि फिर वो वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा सनलाइट के प्रेजेंट में। और फिर क्या होगा कि वहाँ पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज वगैरह स्टार्च वगैरह नहीं बनेगा। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज वहाँ पे आयोडीन टेस्ट नेगेटिव हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये मोल्स की हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था। उसके बाद जो था हमारा जो है जोसेफ प्रिस्टली जी का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को 1774 में। इसकी एक्सपेरिमेंट को बेल्जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एसेंशियलिटी या रोल ऑफ जो एयर होता है इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स वो बताया था 1770 में। फिर उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पहले रैट को रखा, वो सफोकेट हो गया। उसके बाद कैंडल को रखा, उसके बाद उन्होंने मिंट प्लांट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिंट प्लांट जो है वो रिस्टोर कर रहा था एयर विच इज कॉन्टेमिनेटेड बाय द माइस एंड द कैंडल। और कंक्लूजन था कि जो एयर यानी कि ऑक्सीजन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो बताया था वो जैन इंसनहोज का, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हाइड्रिला यूज़ किया था। हाइड्रिला जो है एयर की बबल्स छोड़ रहा था सनलाइट की प्रेजेंस में, और जहाँ पे जिसको डार्क में रखा गया था जिस हाइड्रिला को, वहाँ पे एयर बबल्स नहीं देखने को मिला था। तो यहाँ से पता लगा था हमें सनलाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में। उसके बाद जूलियस वॉन्सैक जो है 1854 में, यहाँ पे स्टार्च जो होता है, मतलब ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर, और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है बेसिकली। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है, जो ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद जो है हमारा एक्सपेरिमेंट था एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने प्रिज्म वगैरह यूज़ किया था। फिर डिफरेंट रीजन्स जो है वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहा था, वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिला था। फिर मैंने आपको बताया था पार क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस क्या होते हैं, जो हमारा विजिबल रेडिएशंस होता है वो क्या होता है, एक्सन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की डिफरेंस बताई थी। उसके बाद क्लोरोफिल ए जो होता है वो चीफ पिगमेंट होता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। लास्ट एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था दैट इज द कॉर्नेलियस वान नील का। वान नील का जो है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है स्टडी किया था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट्स में। जो आता है ऑक्सीजन वो वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। तो ये सारी कंक्लूजन जो थी वो वान नील ने दी थी। और यहाँ तक जो है हमारा एक्सपेरिमेंट वाला जो टॉपिक था वो सारा का सारा फिनिश हो गया था। और यही चीज़ें हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। तो आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, जो लेक्चर 1 है। और आज की जो क्लास है वो उसके आगे होगी कि फोटोसिंथेसिस आगे कहाँ पे होती है, और उसमें क्या क्या सिस्टम वगैरह इन्वॉल्व होता है। फोटोसिंथेसिस की आगे जो भी टॉपिक्स है वो आज की क्लास में जो है वो कवर होगी।
तो एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ है, कहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस मिलती है, देखने को मिलती है। लेकिन हम ये देखेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे, मतलब वो जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, क्लोरोफिल होता है, यह हमें देखने को मिलता कहाँ है आखिर, उसका स्ट्रक्चर भी हम ये देखेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर में। लेकिन फिर भी मैं उस सेम डायग्राम को अभी यहाँ भी बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बेसिकली ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि लीव्स में। और ये जो लीव्स वाला पार्ट है, यहाँ पे लीव्स वाले पार्ट जो है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, वो क्या होता है, लीफ होता है। तो लीफ जो होता है यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह देखने को मिलेगी अच्छे से। और जो लीफ होता है उसके पास होता है मीजोफिल सेल्स होता है। इस मीजोफिल सेल्स जो होता है इसके अंदर क्या होता है, मतलब बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होगा। अभी हम क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट जो है इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर में भी करवाया था, जिसमें सबसे बाहर जो होती है इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है क्लोरोप्लास्ट। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको उसको हमने क्या कहा था, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। और इसकी जो इनर वाली मेम्ब्रेन है उसको हमने इनर मेम्ब्रेन कहा था। और इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हमने कहा था, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद मैंने आपको जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था जिसका नाम था थाइलाकॉइड। एक एक थाइलाकॉइड को मैंने आपको कहा था कि क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, और वही क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो मिल के क्या बना लेते हैं, ग्राना बना लेते हैं। मतलब पाइल लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, या क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड, जो कि मिल मिल के क्या बना लेते हैं, ग्राना बना लेते हैं। और एक ग्राना जो होता है दूसरी ग्राना से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ लेमिली, जिसका नाम है स्ट्रोमा लेमिली, क्योंकि ये स्ट्रोमा जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली ये जो पूरा खाली पार्ट है, जैसे किसी भी सेल के अंदर जो होता है उसका पूरा खाली पार्ट जो क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली सारे रिएक्शंस होते हैं, वो पार्ट होता है उसका साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर जो उसका खाली पार्ट है उसको हमने स्ट्रोमा कहा है, एक अलग नाम दिया है स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा के अंदर आ रहा है ये वाला पार्ट, तो इसलिए इसका नाम है स्ट्रोमा लेमिली। उसके बाद इसमें कुछ डीएनए मिलेगा, प्रोटीन्स वगैरह मिलेंगे, आरएनए मिलेगा और राइबोसोम्स वगैरह मिलेगा, ठीक है। अब जो होता है मैंने आपको बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, लीफ की मीजोफिल में होता है, ठीक है। मीजोफिल जो होता है इसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अलाइन होता है, मतलब खुद को अलाइन करता है अलोंग द वॉल्स ऑफ द मीजोफिल। जो मीजोफिल सेल होती है उसकी वॉल जो होता है उसमें खुद को क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, अलाइन करता है, ताकि उसको ऑप्टिमम लाइट जो होता है वो मिल सके। तो वो मीजोफिल का जो वॉल होता है वहां पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अरेंज रहता है, ताकि उसको ऑप्टिमम लाइट जो होता है वो मिल सके, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई है। एक बताया है कि उसका बीच वाला पार्ट यानी कि स्ट्रोमा वाला पार्ट जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, और एक बताया है मेम्ब्रेन वाला पार्ट जिसके अंदर ग्राना, थाइलाकॉइड ये सब चीजें आती हैं। तो उन सब चीजों को अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम, और दूसरा होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है इसके अंदर जो है ग्राना आ जाएगा और स्ट्रोमा लेमिली आ जाएगा, ठीक है। और थाइलाकॉइड भी इसी के अंदर ही आएगा। उसके बाद मैट्रिक्स वाला पार्ट जो होता है उसमें आ जाता है हमारा स्ट्रोमा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होती है उसको ट्रैप करने का काम जो है यही मेम्ब्रेनस वाला पार्ट करता है, जिसके अंदर ये चीजें आती है, ग्राना वगैरह, थाइलाकॉइड वगैरह और स्ट्रोमा लेमिली वगैरह आता है। जो बीज का मटेरियल रहता है उसको कहते हैं हम स्ट्रोमा, यानी कि वो मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर हमें इंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह हमें देखने को मिलता है। और यहीं पे फूड की सिंथेसिस होती है, यानी कि शुगर की सिंथेसिस होगी जो बाद में जाकर के स्टार्च बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, यानी कि कार्बन रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन, और इसको हम लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लाइट एनर्जी की ट्रैपिंग होती है, इसलिए उसको हम लाइट रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, और यहाँ पे सिंथेसिस होगा एटीपी और NADPH जो होता है, इसकी सिंथेसिस इस मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर होगा। लेकिन मैट्रिक्स जो होता है ये डायरेक्टली जो होता है वो डिपेंडेंट, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनती है। लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या बनती है, ATP बनेगी या NADPH बनेगी। तो ATP और NADPH जो होती है इसकी जो प्रोडक्ट होती है इसके ऊपर डिपेंड होता है ये मैट्रिक्स वाला पार्ट, यानी कि स्ट्रोमा वाला पार्ट। इसीलिए इसको हम डार्क रिएक्शन करते हैं। डार्क रिएक्शन जो है एक मिसनोमर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन डार्क में हो रहा है, इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली जो होता है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन जो होता है इस पे डिपेंडेंट होता है ये मैट्रिक्स वाला पार्ट।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है दैट इज द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, किस किस तरह के पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। पहले तो जो लीफ के अंदर पिगमेंट है उसको हम सेपरेट करते हैं बाय द मेथड जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होता है जिससे हम क्या करते हैं, लीफ के अंदर जितने भी पिगमेंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ पिगमेंट्स है जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। टोटल 4 तरह के पिगमेंट्स हैं, जिसमें क्लोरोफिल बी जो होता है इसको हम ग्रीन येलो कहते हैं, और क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, जो जेंथोफिल होता है वो येलो कलर का होता है, और कैरोटीनॉइड जो होता है वो येलो ऑरेंज होता है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे अच्छे से, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। क्लोरोफिल बी होता है ग्रीन येलो, क्लोरोफिल ए होता है ब्लू ग्रीन, जेंथोफिल होता है येलो और कैरोटीनॉइड होता है येलो ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद पिगमेंट जो होता है इसके पास एबिलिटी होता है टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। स्पेसिफिक वेवलेंथ पे क्या करता है, ये लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जितने भी पिगमेंट है उसका मेन काम बेसिकली यही होता है कि ये लाइट की एब्जॉर्प्शन करता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो चीफ पिगमेंट होता है, और बाकी तीनों जो बचे हैं वो क्या होगा, एक्सेसरी पिगमेंट होता है। एक्सेसरी पिगमेंट का मतलब होता है कि उनको हेल्प करता है बेसिकली, मतलब जो मेन पिगमेंट होता है या चीफ पिगमेंट कह ले वो क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन उसका बाकी 3 जो होगा वो उसका हेल्प करेगा, इसलिए उसका नाम क्या है, हमारा एक्सेसरी पिगमेंट नाम है। ठीक है, तो एक्सेसरी पिगमेंट पे हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल बी आता है, कैरोटीनाइड आता है, और क्या आता है, दैट इज जेंथोफिल। और एक्सेसरी पिगमेंट में हम देख लेते हैं कि ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को और ट्रांसफर करेगा क्लोरोफिल ए तक। मतलब बेसिकली जो भी लाइटें आएगी वो क्या आएगी, इसी एक्सेसरी पिगमेंट तक आएगी, और एक्सेसरी पिगमेंट क्या करेगा, इस लाइट को क्या करेगा, लाइट एनर्जी को बेसिकली पहुंचाएगा उस चीफ पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल ए तक। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि बाकी जितने भी जैसे क्लोरोफिल बी की बात करें, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये सब चीज़ें जो होती है इसको कवर करके रखेगी, और जो भी लाइट आएगी वो इसके पास आएगी, और ये सब जो है वो रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए यानी कि चीप पिगमेंट तक क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करता जाएगा। उसके बाद इनेबल्स वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर द फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद है कि ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए को फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। मतलब जो ही इम्पोर्टेंट बेसिकली जितनी वेवलेंथ की जो लाइट होती है, जितना यूटिलाइजेशन है उतना ही जो है वो बाकी जो भी एक्सेसरी पिगमेंट है वो वहां तक पहुंचाता है क्लोरोफिल ए तक, बाकी जो होता है उसको हटा देता है। तो बेसिकली फोटो ऑक्सीडेशन जो है उससे भी एक्सेसरी पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए को बचाता है। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। बेसिकली जो है मेम्ब्रेनस सिस्टम वो इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन में। तो जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें जो है पिगमेंट सिस्टम जो होता है, 2 फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। बेसिकली 2 फोटो सिस्टम जो है वो नेम्ड है इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ देयर फंक्शनिंग। मतलब वो कैसे फंक्शन हो रहा है इस हिसाब से नहीं, बेसिकली जिस हिसाब से डिस्कवरी हुई है उस हिसाब से जो है फोटो सिस्टम का नाम पड़ा है। यानी कि एक है PS1 और दूसरा है PS2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 होता है ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा, फाउंड एट स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, मतलब स्ट्रोमा लैमेली वाला पार्ट, स्ट्रोमा के अंदर नहीं, स्ट्रोमा के अंदर तो डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगा। और ये है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होगा वो कहाँ देखने को मिलेगा हमें, उसमें भी PS1 जो होगा वो देखने को मिलेगा हमें स्ट्रोमा लैमेली में। और जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट होता है ग्रैना का, वहां पे जैसे हम बताएं आपको, तो ये हमारा मान लेते हैं कि ग्रैना है। ठीक है, ये एक ग्राना है और ये एक ग्राना है, मतलब ये ग्राना है पूरा, ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड है। तो ये जो ग्राना वाला पार्ट है इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एप्रेस्ड पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या होगा, नॉन एप्रेस्ड पार्ट। और इसके बाद भी जो आएगा, जो भी थाइलाकॉइड आएगा, ये भी हो जाएगा एप्रेस्ड पार्ट, यानी कि चिपका हुआ पार्ट, जहाँ पे जो ढका हुआ पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, जो चपा हुआ पार्ट होता है, ढका हुआ पार्ट, उसको हम एप्रेस्ड कहेंगे, और जो खुला खुला रहेगा उसको हम नॉन एप्रेस्ड पार्ट कहेंगे। तो यहाँ पे है कि एक तो स्ट्रोमा लैमेली जो होता है, जो यहाँ पे 2 ग्राना को कनेक्ट करने वाला पार्ट था, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली वहाँ पे। और जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट होता है यानी कि इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे हमें PS1 देखने को मिलेगा, यानी कि फोटो सिस्टम 1 हमें देखने को मिलेगा। और जो PS2 होता है वो बेसिकली देखने को मिलता है ग्राना की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एप्रेस्ड पार्ट में। ग्राना की मेम्ब्रेन यानी कि ये इसका एप्रेस्ड पार्ट है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, PS2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल ए होगा। दोनों में ही क्लोरोफिल ए क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा, जो मतलब मेन पिगमेंट जो होता है वही उसका रिएक्शन सेंटर होगा। तो दोनों में ही रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ की जो लाइट जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो कितना होगा, इसका होगा P700, यानी कि 700 नैनोमीटर तक की लाइट जो होती है उसको मैक्सिमम ये एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो PS2 होता है वो 680 नैनोमीटर तक की लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है पीक साइट वो कितनी होगी, 680
नैनोमीटर। यहाँ पे कुछ मतलब कुछ जो है मैंने आपको बताया कि रिएक्शन सेंटर होगा, एक सिंगल रिएक्शन सेंटर होगा जिसके पास क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है। और क्लोरोफिल ए में वो उसका मेन जो वेवलेंथ जितना एब्जॉर्ब करेगा वो P700 और इसका P60। और कुछ जो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर इसको हम एंटीना भी कहते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा, दोनों के अंदर ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है विच इज बाउंड टू द प्रोटीन्स जो होता है इससे बाउंडेड रहता है, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होगी, जितने भी पिगमेंट होगा, वो सारी चीज़ें जो होती है इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC या फिर इसी को एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ भी सेम है कि हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट जो होता है मॉलिक्यूल वो दैट इज बाउंड टू द प्रोटीन्स, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। ये जो होता है PS1, अभी हम पढ़ेंगे कुछ फॉस्फोराइलेशन के बारे में, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, लेकिन हमें यहाँ पे पहले ये पॉइंट याद रख लेते हैं कि जो PS1 होता है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, हम दो तरह की फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, दैट इज द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर जो है हम जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों जो होता है उसके अंदर हम फोटो सिस्टम 1 को पढ़ेंगे, और फोटो सिस्टम 2 जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में। जो साइक्लिक टाइप की फॉस्फोराइलेशन होता है उसके अंदर हमें ये PS2 देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायग्राम से और देख लेते हैं, जैसे हमारा ये लाइट है, ये लाइट जो होता है ये पड़ रहा है हमारे जितने भी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। ये एक्सेसरी पिगमेंट जो होता है या पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो होता है ये सब क्या करेगा, लाइट की जो भी लाइट एनर्जी है उसको ट्रांसफर कहाँ करेगा, क्लोरोफिल ए यानी कि रिएक्शन सेंटर तक। और रिएक्शन सेंटर जो होता है यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका जो भी होगा, मतलब PS1 का अलग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और PS2 जो होता है इसका अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये अपने हिसाब से क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो ये काम किसका होता है, दैट इज द जो रिएक्शन सेंटर होता है जो भी प्रेजेंट होगा, P700 का अलग और P60 का अलग, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद वाटर की स्प्लिटिंग होगी। ये दोनों तरह की जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक टाइप की जो रिएक्शन होती है इन दोनों में ही वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, किसी एक में होगी। और क्या होता है कि एक हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या होगा, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है और ATP और NADPH बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन पॉइंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। और यहाँ पे सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP की जो सिंथेसिस होती है सेल के द्वारा, इसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इसमें सिंथेसिस होती है ATP की फ्रॉम द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ATP बनेगा फ्रॉम द ADP और द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बेसिकली यही चीज़ें होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे मेन चीज़ें क्या होती है वो मैं डायग्राम से यहाँ पे दिखा देती हूँ। बेसिकली जो सनलाइट होता है वो आएगा इस रिएक्शन सेंटर P700 पे, यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमता 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 फिर से क्या होगा, PS1 तक आ जाता है। तो इसलिए इसको हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि ये वापस से क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है, वापस से रिसाइकल हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से वहाँ P700 तक जो है रिएक्शन सेंटर तक फिर से आ जाता है, इसलिए इसको हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट और याद रख लेते हैं, जैसे कि साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे ATP की सिंथेसिस जो होती है वो भी देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई भी तरह का वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगा, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे ATP सिर्फ बनता है, NADPH जो होता है वो फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें स्ट्रोमा लैमेली जो होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे PS1 जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब डायग्राम से जो है हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। बाकी कुछ याद में रखे ना रखे, इसको अच्छे से याद रखना ही है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही लाइट आया, यहाँ पे जैसे ही लाइट आया रिएक्शन सेंटर यानी कि PS1 की बात कर ले, क्योंकि हम साइक्लिक वाला पढ़ रहे हैं तो साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट आया, यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इसका
P700 का, वो कौन होता है? फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। तो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट जो होता है ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ तक जाएगा। उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ये फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा फेरेडॉक्सिन तक। फेरेडॉक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा प्लास्टोक्विनोन तक। प्लास्टोक्विनोन जो है ये इलेक्ट्रॉन पास करता है दैट इज साइटोक्रोम B6 तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम F तक। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ जाएगा? फिर से P700 तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे कोई ATP, यहाँ पे बेसिकली ATP की सिंथेसिस होगी, लेकिन NADPH की जो है सिंथेसिस नहीं होती है, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होगा। और ये जितने भी नेम मैंने बताया है इन सबको अच्छे से याद रखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, मतलब बेसिकली इसको हम यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का वो होता है फेरेडॉक्सिन, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहाँ से दे रखा है दैट इज फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, उसके बाद फिर से P700 तक। तो ये थी हमारी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद वाली जो बचेगी वो बचेगी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये सब चीज़ें जो है वो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। और आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो आप फिर से इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आ जाता है हर साल नीट में। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक जो है वो चैनल पे दे रखा है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।